नरेश मीणा थप्पड़ कांड को लेकर के बड़ी अपडेट आ रही है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और सरकार को भेजी गई आयोग की रिपोर्ट आज सामने आई है। आयोग ने जांच में कई अनुशंसाएं की हैं, मसलन समरावता में अत्यधिक बल प्रयोग की जवाबदेही, झूठे मामलों की समीक्षा करने के भी निर्देश दिए हैं। प्रशासनिक लापरवाही और लंबित मांगों का समाधान करने की बात कही है। वहीं प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और मुआवजा राशि दिए जाने, जनजातीय अधिकारों और कल्याण की सुरक्षा की अनुशंसा भी इस रिपोर्ट में की गई है। सरकार और जिला प्रशासन की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। 30 दिनों में इस रिपोर्ट को भेजने के निर्देश दिए गए हैं। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दौलत पारिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दौलत, क्या कुछ है इस रिपोर्ट में खास? देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्ट जो पेश की गई है वो अब सामने आई है और 30 दिनों के अंदर जो कार्रवाई की गई है उसकी रिपोर्ट भी मांगी गई है। इसमें कई अनुशंसाएं की गई है, पॉइंटवार अनुशंसाएं, जिसमें अत्यधिक बल प्रयोग की जवाबदेही देने की बात कही गई है। इसमें लिखा गया है कि जो नरेश मीणा की पहचान कर ली गई थी और उसे सिर्फ गिरफ्तार करने के लिए लोगों पर जो बल प्रयोग किया था उसको लेकर के सवाल उठाए गए हैं। झूठे मामलों की समीक्षा करने की बात कही गई, जिसमें लिखा गया कि निर्दोष ग्रामीणों के खिलाफ दर्ज सभी मामलों, विशेष करके मनगढ़ंत आरोपों पर आधारित मामलों की तुरंत समीक्षा की जाए और पूरे मामले में पुलिस द्वारा ग्रामीण के युवाओं के खिलाफ तैयार किए गए मामलों, चालान के युवाओं के भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। इस तरह की अनुशंसा इसके अंदर की गई है। गांव में हुए नुकसान का आंकलन कर घटना में हुए किसी भी प्रकार के नुकसान और घायलों की आर्थिक सहायता करने को राज्य सरकार द्वारा तत्काल आदेश जारी करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने की आवश्यकता है। इस तरह की अनुशंसा इसके अंदर की गई है। प्रशासनिक लापरवाही और मामलों का समाधान, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसके अंदर लिखा गया कि समरावता गांव उनियारा उप मंडल का स्थानांतरित करने की मांग त्वरित समीक्षा और समाधान किया जाना चाहिए। जनजातीय समुदाय की दीर्घकालीन समस्याओं को हल करने के लिए एक विशेष शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने की भी इसके अंदर अनुशंसा की गई है। प्रभावित परिवारों और पुनर्वास और मुआवजे का इसके अंदर अनुशंसा की गई है। मैं आपको बता दूं कि 13 और 14 जनवरी को आयोग के सदस्य जो है वो दल के साथ यहाँ टोंक आए थे, जिला स्तरीय अधिकारियों से बातचीत भी की थी और उसके बाद समरावता गांव वो दल पहुंचा और वहां लोगों से भी बातचीत की, लोगों से बातचीत करने के साथ मौका स्थिति देखी और उसके बाद रिपोर्ट पेश करने की बात कही गई थी कि अब ये रिपोर्ट पेश की जाएगी और अब ये रिपोर्ट है वो सामने आई है और रिपोर्ट की जो तथ्य है वो चीजें जो बता रहे हैं वो सामने आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आयोग ने इस पूरी रिपोर्ट में प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं, पूरे मामले में कार्रवाई को लेकर के भी सवाल खड़े किए। जी दौलत, क्या एसडीएम को लेकर के भी इस रिपोर्ट में कुछ उल्लेख किया गया है? प्रशासनिक चीजों का जिक्र किया गया है इसके अंदर, प्रशासनिक लापरवाही और लंबित मामलों का समाधान। फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट में ऐसी कोई एसडीएम से जुड़ी हुई कोई चीज सामने नहीं आई है, लेकिन हाँ, इसको पूरी जब रिपोर्ट को पढ़ा जाएगा तो इसके क्या क्या चीजें सामने आई। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर अगर देखा जाए तो आयोग इसके अंदर लिखा, आयोग सिफारिश करता है कि इन अनुशंसाओं को शीघ्र लागू किया जाए ताकि न्याय सुनिश्चित हो, जनजाति अधिकारों की रक्षा हो और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकी जा सके। जनजाति समुदाय की गरिमा, सुरक्षा और कल्याण को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, जिससे क्षेत्र की दीर्घकालीन शांति और स्थिरता बनी रहे। मामलों में राज्य सरकार और जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्रवाई की रिपोर्ट राज्य सरकार को 30 दिन में भेजना सुनिश्चित करे। ये एक निष्कर्ष के तौर में पॉइंट लिखा हुआ, लेकिन हाँ, रिपोर्ट तो पूरी रिपोर्ट है, इसको जब तथ्यात्मक अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं। लेकिन हाँ, मोटे तौर पर ये जो चीजें अब दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 पर, ये चीजें सामने आई है। जी बिल्कुल। एक और महत्वपूर्ण जिसका जिक्र आपने किया दौलत, इस रिपोर्ट में जो लोकल प्रशासन है, स्थानीय प्रशासन है, उसकी कार्रवाई को लेकर के भी ये कहा गया कि ये इस कार्रवाई से पहले कोई चेतावनी दी जानी चाहिए थी या फिर ये अनुचित कार्रवाई की गई, वहां पर लाठीचार्ज की। देखिए, घटना के बाद से ही ग्रामीणों का और स्थानीय लोगों का आरोप जिला प्रशासन पर और सरकार पर रहा कि जिस कार्रवाई की जरूरत नहीं थी वो कार्रवाई की गई। रात के अंधेरे में लोगों पर लाठियां बाजने का आरोप पुलिस पर शुरू से ही लगता रहा है
आयोग से पहले आयोग आने के पहले से भी, और ग्रामीणों का लगातार यही आरोप थे। आयोग के साथ लोगों ने कहा कि उस रात, अगले दिन या और कुछ समय तक ग्रामीण गांव में आने से भी डर रहे थे और आरोप लगातार पुलिस और प्रशासन पर लगे रहे थे। और वो कुछ न कुछ चीजें इस रिपोर्ट में फिलहाल सामने आई हुई है। अब सरकार की ओर से कार्रवाई आयोग ने मांगी है, वो कार्रवाई किस तरह की गई है जी। और ओवरऑल अगर हम इस रिपोर्ट को देखें तो एक प्रशासनिक लापरवाही का पहले जरूर सामने आ रहा है। दौलत, फिलहाल बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने संगठनात्मक मजबूती की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए जिला कांग्रेस कमेटियों के पुनर्गठन का फैसला किया है। पीसीसी की कार्यकारिणी बैठक में पारित प्रस्ताव के तहत अब प्रदेश में कुल 50 जिला कांग्रेस कमेटियों का गठन होगा। इस प्रस्ताव को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अप्रूव किया है। रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव। प्रदेश में अब होंगी 50 जिला कांग्रेस कमेटियां। पुरानी डीसीसी यूनिट्स का भी किया गया पुनर्गठन। इस साल को संगठन वर्ष के तौर पर मना रही कांग्रेस ने राजस्थान में कांग्रेस की जो भौगोलिक स्थिति है उसमें बड़ी तब्दीली कर दी है। राजस्थान में अब कांग्रेस के 50 जिला अध्यक्ष होंगे और 50 जिला कमेटियां होंगी। कांग्रेस के इस प्रस्ताव को राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंजूरी दे दी है। प्रदेश कांग्रेस में बड़ा संगठनात्मक बदलाव हुआ है, जिसके तहत अब राज्य में 50 जिला कांग्रेस कमेटियां होंगी, जिसका मुख्य उद्देश्य संगठन को और अधिक प्रभावी बनाना, जमीनी स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करना और आने वाले चुनावों के लिए तैयारी करना है। माना जा रहा है कि इससे जिला स्तर पर नेतृत्व को अधिक प्रतिनिधित्व मिलेगा और पार्टी की पकड़ ग्रामीण और शहरी इलाकों में मजबूत होगी। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की गतिविधियों के संचालन के लिए नए जिलों के गठन की आवश्यकता महसूस हुई, जिस पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक में प्रदेश के जो हमारे संगठन है उसके संगठनात्मक जिलों की संख्या 50 करने का एक प्रस्ताव आला कमान को भेजा गया और माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के पश्चात अब राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के संगठनात्मक ढांचे में 50 नई जिला कांग्रेस कमेटियों के गठन की मंजूरी मिली है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की कार्यकारिणी की बैठक में जिला कांग्रेस कमेटियों के पुनर्गठन और विस्तार का जो प्रस्ताव पारित किया गया, उसे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी यानी एआईसीसी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने अप्रूव कर दिया। एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल द्वारा जारी पत्र के मुताबिक ये पुनर्गठन राज्य में नए प्रशासनिक जिलों के गठन और कुछ क्षेत्रों की जनसंख्या और भूगोल की दृष्टि से किया गया है। राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को एक्स पर इस निर्णय की जानकारी साझा की। जिन कमेटियों का गठन किया गया है उसमें 8 नई डीसीसी इकाइयां प्रशासनिक जिलों के आधार पर गठित की गई हैं, जिसमें कोटपूतली, बहरोड, खैरथल, तिजारा, डीग, ब्यावर, डिडवाना, कुचामन, फलौदी, बालोतरा और सलूम्बर है। वहीं क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से 2 और नई इकाइयां बनाई गई हैं, जिसमें नीमका थाना सीकर, भीलवाड़ा अर्बन का नाम शामिल है। कुछ इकाइयों का पुनर्गठन किया गया है। जोधपुर अर्बन में अब उत्तर और दक्षिण डीसीसी का विलय कर एक नई इकाई बनाई गई है। जयपुर ग्रामीण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, जयपुर रूरल ईस्ट और जयपुर रूरल वेस्ट। इस बदलाव को आने वाले चुनावों की दृष्टि से कांग्रेस के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। अब राजस्थान के अंदर कांग्रेस की 50 जिला कमेटियां होंगी। कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जिला स्तर पर पार्टी को मजबूत किया जाए और आने वाले चुनावों में उसके हिसाब से अपने प्रदर्शन में सुधार किया जाए। कैमरा पर्सन मान सिंह के साथ में अरबाज अहमद, न्यूज़ 18 के लिए जयपुर से। शहर के डाकखाना चौराहे पर शुक्रवार की रात को जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ उस वक्त धक्का मुक्की हुई जब वे नालों पर हुए अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई करने पहुंचे थे। इस दौरान मामले में पुलिस की तरफ से विधायक के चाचा प्रदीप बोहरा समेत करीब 1 दर्जन लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। ये रिपोर्ट देखिए। धौलपुर में अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर बवाल।
जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ धक्का मुक्की। कांग्रेस विधायक रोहित बोहरा के समर्थकों पर आरोप। ये तस्वीरें शुक्रवार रात धौलपुर शहर के डाक खाना चौराहे की हैं, जहां जिला प्रशासन और नगर परिषद का अतिक्रमण अभियान चल रहा था। देर रात तक चले इस अभियान में धौलपुर विधायक रोहित बोहरा के निवास के बाहर उनके समर्थकों ने जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी के साथ धक्का मुक्की कर डाली। इतना ही नहीं, डीएम से विधायक समर्थक सवाल जवाब भी करते दिखे। गुस्साए लोग सुरक्षा कर्मियों से भी बहस करते दिखे। उसके बाद भीड़ को फोर्सफुली हटाया गया। इस संबंध में नगर परिषद प्रशासन ने विधायक के चाचा प्रदीप बोहरा समेत अन्य के खिलाफ केस दर्ज कराया। विधायक रोहित बोहरा ने कार्रवाई का विरोध करते हुए दुकानदारों से अपील कर बाजार को बंद कराया। कल हमने शुरुआत जो है नाले पे जो बना हुआ पक्के चबूतरे को हटा के वहाँ पे जो नाली जो बना था उसको सफाई करने के लिए कार्रवाई कर रहे थे, और जैसे आप आगे लेके जा रहे थे तो फिर वहाँ पे कुछ लोगों ने विरोध किया और वो जेसीबी के पास आए तो उनको हटाने की कोशिश किया, तो वो हट नहीं रहते, धक्का वगैरह दे दिए थे, तो उनके खिलाफ FIR कर दिया गया है और साथ ही कुछ लोग को भी गिरफ्तार कर दिया गया। और जो भी उस वीडियो में धक्का देते हुए और अपने नगर परिषद के जो कर्मचारियों से बदतमीजी कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, निष्पक्ष तरीके से होगी। दरअसल धौलपुर में जल भराव और ट्रैफिक की समस्या को देखते हुए नालों से अतिक्रमण हटाया जा रहा था, और इसी कड़ी में शुक्रवार रात करीब 9 बजे जिला कलेक्टर श्रीनिधि बीटी प्रशासन के साथ शहर के डाकखाना चौराहे पर अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचे। राजाखेड़ा विधायक रोहित बोहरा की कोठी के सामने भी अतिक्रमण किया गया था। बुलडोजर के सहयोग से उस अतिक्रमण को हटाने की तैयारी की जा रही थी। इसी दौरान विधायक रोहित बोहरा के चाचा प्रदीप बोहरा कुछ समर्थकों के साथ कार्रवाई का विरोध करने पहुंचे। जब कलेक्टर ने समर्थकों से समझाने की कोशिश की तो उनके साथ हाथापाई की गई। इस घटना से हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा हो गया। मौके पर पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराणा भी पहुंचे। इस दौरान विधायक के समर्थन और चाचा कोठी के अंदर घुस गए। इसके बाद प्रशासन ने फिर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की। पूरे 600 मीटर में 650 मीटर में दोनों तरफ अतिक्रमण हटा है और निष्पक्ष तरीके से सभी को सभी जगह पे हटा है। नाले पे हटा है, जहाँ पे चबूतरा बना था वो भी हटा है, रोड बाउंड्री में जो मेजरमेंट करके हमने हटाया है, और इसमें आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी जब तक धौलपुर में जल भराव की जो समस्या को समाधान नहीं करेंगे तब तक ये कार्रवाई जारी रहेगी। बहरहाल शहर में जल भराव की समस्या से निजात दिलाने के लिए प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई कर रहा है, लेकिन शुक्रवार रात हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी में करीब 5 अन्य लोग हिरासत में लिए गए हैं, जिनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। धौलपुर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए हरिवीर की रिपोर्ट। तो जयपुर में चल रहे बिना सरकारी मान्यता के संचालित मदरसों की जांच करने और उन्हें बंद करने की कार्रवाई के लिए बीजेपी के विधायक बाल मुकुंदाचार्य ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है। इस लेटर में भाजपा विधायक ने लिखा है कि मेरी जानकारी में सामने आया कि जयपुर शहर में मदरसे बिना सरकारी मान्यता के संचालित हो रहे हैं। इनमें कई प्रकार के अनैतिक काम होने की लगातार शिकायतें मिल रही हैं। मदरसा संचालकों के भी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त होने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इसलिए जयपुर शहर के सभी मदरसों की जांच करवाकर अनाधिकृत रूप से संचालित मदरसों पर कार्रवाई करवाकर उन्हें बंद करवाने की कार्रवाई का कष्ट करें। पत्र में लिखा गया कि जलमहल के सामने जेपी कॉलोनी टोंक वालों की बस्ती स्थित मदरसा नूर उल इस्लाम में गंभीर अनियमितताएं हो रही है। साथ ही मौलाना पर लड़की को बहला फुसलाकर फर्जी निकाह के लिए जबरन अपहरण करने का भी आरोप है। मदरसे का राज्य सरकार या अन्य किसी संस्थान से रजिस्ट्रेशन नहीं होने और पहले भी कई गरीब तबके के बच्चों के साथ अनैतिक काम करने, खाड़ी देशों से चंदा अन्य हवाला के जरिए पैसा प्राप्त कर इसका उपयोग देशद्रोही गतिविधियों में करने और जयपुर में 3-3 फर्जी आईडी बनाकर रहने की शिकायत मिली है। कई शिकायतें हमें प्राप्त हो रही थी। मुस्लिम समाज के द्वारा ही शिकायत में प्राप्त हुई है, लिखित में शिकायत प्राप्त हुई है और ब्रह्मपुरी थाने में इसका एक शिकायत लिखी भी गई है। शिकायत यह है
बच्ची के माता पिता का ये कहना है कि 22 साल की बच्ची को 47 साल का मौलाना जेपी कॉलोनी नूरानी मस्जिद के मदरसा जो अवैध रूप से चलता है, कोई लाइसेंस नहीं है, कोई कागज नहीं है, वह मदरसे में मौलाना साहब एक बच्ची को लेकर भाग गए। 22 साल की बच्ची को 47 साल के मौलाना लेकर भाग गए और कई बच्चियों ने यह बताया है कि कई बच्चियों के साथ अनैतिक काम उस मौलाना ने किए हैं। कईयों को डराया धमकाया है, कईयों को जान से मारने की धमकी दी है और कईयों को वीडियो वायरल करने का भी धमकी दी है। ये एक शिकायत नहीं है, अनगिनत मदरसों की शिकायत है, मुस्लिम समाज के द्वारा शिकायत है, मुस्लिम बच्चों के द्वारा शिकायत है। और ये प्रमाण है कि बच्ची के माता पिता बच्ची को बरामद करना चाहते हैं तो उसे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। और नूरानी मस्जिद के मौलाना के पास में 3 आईडियां है, 3 जगह वोट डालने का अधिकार रखते हैं वो मौलाना, और वह मौलाना और उसका पूरा ग्रुप वह अवैध रूप से कई मदरसे चला रखा है, कई बच्चियों को हरेसमेंट कर रखा है और कई बच्चियों की शिकायतें हमें प्राप्त हो रही है। इसलिए हमने सरकार से निवेदन किया है कि मदरसों की जांच करवाएं, मदरसों में कैमरे होने चाहिए, मदरसों में बच्चियों की शौचालय अलग होनी चाहिए और मदरसों में जो बच्चियों के लिए सुविधा होनी चाहिए वो सुविधाएं वहां उपलब्ध नहीं है। और इसी बीच भिवाड़ी से बड़ी खबर मिल रही है, जहां पर एटीएम तोड़ने की कोशिश की गई है। सीसीटीवी कैमरे में यह वारदात कैद हुई है। एटीएम की लाइट तोड़ने की कोशिश करता हुआ सीसीटीवी में कैद हुआ है और ये सायरन बजने से चोर मौके से भाग गया। नशे की हालत में युवक दिख रहा है। भिवाड़ी के भगत सिंह कॉलोनी का मामला है और यहां पर छेड़छाड़ होते ही भिवाड़ी पुलिस कंट्रोल रूम में सायरन बजा है। सायरन बजने से चोर मौके से भाग गया। बैंक से फिलहाल शिकायत मिलने पर केस दर्ज किया जाएगा। वारदात के बाद इलाके में दहशत है, सुरक्षा को लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो वहीं लॉरेंस गैंग के गैंगस्टर आदित्य जैन और टोनी को कड़ी सुरक्षा के बीच शनिवार को नागौर जिले की कुचामन कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर सुनवाई के बाद इसे परबतसर जेल भेजा गया। पेशी के दौरान कोर्ट परिसर को पूरी तरह खाली करवाया गया। किसी बाहरी व्यक्ति को अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई। इससे पहले आदित्य को कुचामन थाने ले जाया गया और मुकदमे संबंधी औपचारिकताएं पूरी की गई। इसके साथ ही मेडिकल जांच भी की गई। रिपोर्ट देखिए। लॉरेंस के गुर्गे की कुचामन कोर्ट में पेशी। कड़ी सुरक्षा के बीच कोर्ट में किया गया पेश। आने वाले दिनों में बड़े खुलासे होने की संभावना। दुबई से भारत लाए गए मोस्ट वांटेड आदित्य जैन उर्फ टोनी को कड़ी सुरक्षा के बीच कुचामन के एसडीएम कोर्ट में पेश किया गया। आदित्य जैन को जयपुर से विशेष सुरक्षा के बीच नागौर लाया गया था। कोर्ट में पेशी से पहले पुलिस थाने और अस्पताल में कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की गईं। टोनी की कोर्ट में पेशी के दौरान परिसर को छावनी में तब्दील कर दिया गया। अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात था। लोगों की आवाजाही पर रोक थी। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुचामन व्यापारी से फिरौती मांगने के मामले में मुकदमा नंबर 401 में न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजने का आदेश दिया। कोर्ट ने आरोपी की जमानत खारिज कर उसे जेल भेज दिया। तो वहीं मुकदमा संख्या 403 में प्रोटेक्शन वारंट के तहत गिरफ्तारी की अनुमति मांगी गई थी, जिस पर कोर्ट ने टोनी को उसी वारंट के आधार पर गिरफ्तार करने के आदेश जारी किए। FIR नंबर 401 उसमें गिरफ्तार करके पेश किया है और उसकी बेल एप्लीकेशन लगाई थी, वो खारिज कर दी गई है, न्यायिक अभिरक्षा में भेजा है। और FIR नंबर 403 है, उसमें प्रोटेक्शन वारंट पे लिया है। उसमें रिमांड दिया सर? रिमांड नहीं दिया, अभी प्रोटेक्शन वारंट पे लेंगे, उसके बाद में रिमांड की बात होगी। अभी उसमें गिरफ्तार किया जाएगा। आइए अब आपको आदित्य जैन के कुचामन कोर्ट में पेश होने के पीछे की वजह बताते हैं। आदित्य जैन के खिलाफ कुचामन थाने में कई मामले दर्ज हैं, जिसमें एक मामला दुष्कर्म और अपहरण का है, जिसमें पुलिस आरोपी के खिलाफ चालान पेश कर चुकी है। इसके अलावा 4 महीने पहले कुचामन में अलग अलग व्यापारियों को लॉरेंस गैंग के रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण द्वारा करोड़ों रुपए की फिरौती के मामले में मुकदमे दर्ज करवाए गए। उसमें भी आरोपी आदित्य जैन आरोपी था। फिरौती मामले में कुचामन पुलिस 4 दूसरे आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसमें 3 आरोपी फहीम, शोएब, सरफराज की जमानत हो चुकी है। वहीं आरोपी सफीक खान फिलहाल जेल में बंद है।
कुचामन में कुछ व्यापारियों से फिरौती की मांग गोदारा और लॉरेंस गैंग के द्वारा की गई थी। उसमें जो इन्वेस्टिगेशन किया गया था उसमें आदित्य जैन का नाम आया था। आदित्य कुचामन का निवासी है और इसका पूर्व में भी कई इस तरह की फिरौती मांगने की घटनाओं में सम्मिलित होना पाया गया था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में इसका नाम आने पर हमने इसको नामजद किया था और इसके खिलाफ में गिरफ्तारी वारंट भी हमने जारी करवाए थे, स्टैंडिंग वारंट। एजीएफटी की जो टीम है वो लगातार इससे इंटरोगेशन कर रही है और इसके बारे में वो भी जो भी है, इसका जितना भी इसने क्राइम किया है उसके बारे में लगातार इसमें पूछताछ की जाएगी और नियमानुसार जो भी है निर्धारित प्रक्रिया अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान पुलिस की एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स शुक्रवार सुबह ही लॉरेंस गैंग के गुर्गे टोनी उर्फ आदित्य जैन को दुबई से जयपुर लेकर पहुंची थी। लॉरेंस गैंग के बड़े नामों में शामिल आदित्य जैन पिछले साल जनवरी में दुबई भाग गया था और वहां पर लॉरेंस और उसके सहयोगी रोहित गोदारा के लिए काम कर रहा था। लॉरेंस गैंग के सदस्य टोनी पर आरोप है कि उसके जरिए ही धमकी देने का काम होता था। गैंग के सदस्य रोहित गोदारा और वीरेंद्र चारण धमकी भरे फोन कॉल डायरेक्ट ना करके इसके जरिए करते थे। वो गैंग के कंट्रोल रूम के तौर पर काम कर रहा था। उसने दुबई के शारजाह में एक फ्लैट को अपना कंट्रोल रूम बनाया हुआ था। यहां से ये गैंग डब्बा कॉल करता था। प्रदेश पुलिस अब टोनी से उन तमाम केसों में पूछताछ करेगी जिसमें उसकी संलिप्तता की पुख्ता जानकारी है। साथ ही कड़ी पूछताछ करके पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने की भी तैयारी में है। नागौर से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए महेंद्र बिश्नोई की रिपोर्ट। लेकिन अब जंगल में तबाही का मंजर साफ दिख रहा है। करीब 30 किलोमीटर का इलाका जहां पर हजारों पेड़ पौधे और वन्य संपदा जलकर खाक हो गई है, जबकि वन इलाके में पड़ी लाखों की जेसीबी मशीन भी कबाड़ में तब्दील हो गई। अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों ने कहा कि पिछले 5 साल में पहली बार इस इलाके में इतनी भीषण आग देखने को मिली है। आग ने दर्रा से कनवास तक के जंगल के इलाके को तबाह कर दिया है। आग को बुझाने के लिए करीब 1 दर्जन दमकल, 4 ट्रैक्टर टैंकर मौके पर 15 घंटे तक डटे हुए रहे और जानकारी के अनुसार कल एक चिंगारी से आग लगी और देखते ही देखते ये आग विकराल हो गई। सूखी झाड़ियां, लकड़ियों के चलते आग आगे बढ़ती गई। रामगंज मंडी, सांगोद, झालावाड़ से भी फायर ब्रिगेड की दमकल मौके पर बुलाई गई थी। आखिर करीब 15 घंटे से ज्यादा की मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया जा सका, लेकिन तब तक इलाके में भारी नुकसान हो चुका था। 11:40 पे कॉल आया था दर्रा इंजन का कि यहाँ पर जंगल में आग लगी हुई है। तो हम तुरंत 11:40 में यहाँ से निकल चुके थे और वहाँ जाने के बाद हमने देखा तो आग पूरे एरिया में बहुत फैल चुकी थी। तो उस समय वहाँ कनवास की गाड़ी हमारे साथ ही आ चुकी थी। आग हमने बुझाने का प्रयास किया तो आग फैलती गई। उसके बाद तुरंत फिर हम रामगंज से फायर ब्रिगेड को बुलाया और उनको भी अधिकारियों को भी कहा, तो उन्होंने झालावाड़ और कनवास, देवली, सांगोद, कोटा से भी फायर ब्रिगेड की टीमें भेजी। दौसा के जिला अस्पताल प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों के बीच में आंतरिक कलह चल रही है। लंबे वक्त के साथ ही चल रहे इस विवाद के बाद मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अस्पताल में काम करना तक बंद कर दिया, जिसके बाद हड़कंप मच गया। विवादों में दौसा का जिला अस्पताल। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के गंभीर आरोप। कलेक्टर ने 2 पक्षों के साथ की बातचीत। दौसा के सबसे बड़े अस्पताल रामकरण जोशी जिला चिकित्सालय प्रशासन और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के बीच कलह चल रही है। आलम यह है कि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने अस्पताल में काम करना ही बंद कर दिया है और जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स ने गंभीर आरोप लगाए, जिसमें पीएमओ और उप नियंत्रक पर मेडिकल कॉलेज चिकित्सा शिक्षकों को प्रताड़ित करने का आरोप है। उनको डराना और उनको धमकाने के अलावा नौकरी न करने देने की धमकियां के भी आरोप लगाए गए हैं। महिला चिकित्सकों से अभद्रता के आरोप लगाए गए हैं।
बिना वजह नोटिस देने का आरोप भी है। विभागों और विभाग अध्यक्षों के कामों में बार बार बाधा उत्पन्न की जा रही है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सकों से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। इसके बाद दौसा के कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने आज जिला अस्पताल के डॉक्टर और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर को बातचीत के लिए बुलाया। एक एक बिंदु पर चर्चा की गई। अस्पताल की व्यवस्थाओं को फिर से पटरी पर लाने की कोशिश हुई। हालांकि मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर ने जिला अस्पताल में काम करने पर फिलहाल सहमति दी है। सभी मुद्दों पर एक आम राय भी बनी और इस प्रकार के इश्यूज भविष्य में ना उत्पन्न हो और यदि कोई इशू आज की मीटिंग में भी यदि रह गया हो तो उसके लिए हमने एक कमेटी का गठन करा है, जिसमें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से तो पीएमओ साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर और हमारे मेडिकल कॉलेज की तरफ से प्रिंसिपल साहब और उनके सीनियर मोस्ट डॉक्टर और ऐसी कमेटी का गठन करा है जो कि हर 15 दिन में बैठेगी और उनके जो भी ग्रीवेंसेस होंगे, ऑनगोइंग ग्रीवेंसेस होंगे, उसका जो है कि समाधान करेंगे ताकि इस प्रकार के इश्यूज भविष्य में ना हो। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स का कहना है कि जिला अस्पताल के पीएमओ अस्पताल को ही डिस्पेंसरी की तरह चलाना चाहते हैं। कलेक्टर साहब ने मध्यस्थता करी है दोनों पक्षों को बुला के और निष्कर्ष निकला है कि जो जल्दीबाजी में इन्होंने बेवजह कमेटियां बनाई है वो कमेटियां एक तो नल करी जाएगी, उन कागजों को नल करेंगे ये। दूसरा, मेडिकल कॉलेज टीचर्स के ऊपर किसी से अगर इनको कोई दिक्कत लगती है तो एक तो टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे, टारगेटेड कागज नहीं देंगे। दूसरा, किसी के खिलाफ अगर इनको लगता है तो प्रिंसिपल साहब को ये अनुशंसा करेंगे। ये किसी के ऊपर टारगेटेड कार्रवाई नहीं करेंगे जैसे कि अब तक कर रहे हैं। वहीं जिला अस्पताल के पीएमओ डॉक्टर आर मीणा की माने तो सरकार ने उन्हें पीएमओ लगाया है। ऐसे में वो चाहते हैं यहाँ जनता को पहली प्राथमिकता दी जाए और डॉक्टर्स को दूसरी। वे डॉक्टर्स पर सीट पर बैठने के लिए भी बोलते हैं, इसीलिए ऐसी स्थिति बने। हमारे राजमेश के डॉक्टर्स का कोई उनकी प्रॉब्लम थी कि भाई हमारे को पीएमओ साहब वो करते हैं, टारगेट करते हैं, तो उन्हीं का मैं स्पष्टीकरण देने आया था। मैं साहब, मेरा तो एक ही मकसद है कि हमारे जिला चिकित्सालय में कोई मरीज जाए, वो दुखी आता है और वो राजी होके जाए, खुश होके जाए, उसके लिए मैं डॉक्टर्स को बोलता हूँ भाई सीट पे बैठो, मरीजों का काम करो। बाकी कोई मेरा पर्सनल काम के लिए नहीं बोलता। मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स पर आरोप। चिकित्सक सुबह हाजिरी लगाकर हॉस्पिटल से गायब हो जाते हैं। ड्यूटी टाइम में अपने घर या नर्सिंग होम में मरीज देखते हैं। चिकित्सक पूरी समय ओपीडी में बैठते नहीं हैं। मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट्स को पढ़ाने की आड़ में ओपीडी से गायब हो जाते हैं। जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार ने कहा कि दोनों पक्षों से बातचीत करके मामला का निपटारा किया गया है। आगामी भविष्य के लिए अब एक कमेटी बना दी गई है, जिसमें जिला अस्पताल के पीएमओ और वरिष्ठ डॉक्टर तथा मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और वरिष्ठ डॉक्टर्स को शामिल किया गया है, जो हर 15 दिन में अपनी समस्याओं को लेकर बैठक करेंगे ताकि इस तरह की विवाद की स्थिति की पुनरावृत्ति नहीं है। दौसा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए आशीष कुमार शर्मा की रिपोर्ट। तो वहीं बीजेपी के विधायक गोपाल शर्मा ने जेडीए की कार्रवाई पर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में अफसरशाही की तानाशाही नहीं चलेगी। इसके साथ ही त्योहार के मौके पर प्राधिकरण की इस कार्रवाई को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। कहा कि शांतिप्रिय लोगों के सब्र का इम्तिहान न लिया जाए। दरअसल ये मामला जयपुर में झारखंड महादेव मंदिर मोड़ से 200 फीट तक सड़क चौड़ीकरण से जुड़ा हुआ है। इस संबंध में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई 9 अप्रैल को होगी। इसके लिए जेडीए के अधिकारी डिमार्केशन में जुटे हैं। बीजेपी विधायक ने प्राधिकरण के रवैये पर आपत्ति जाहिर की। अफसरशाही की तानाशाही से करार दिया। ये है कि आज दुर्गा अष्टमी के दिन सुबह सुबह जेडीए के लोग भारी पुलिस लवाजमे को लेकर के हमारे खातीपुरा क्षेत्र के अंदर पहुंच गए और पहुंच करके उन्होंने मकानों के ऊपर निशान लगाने शुरू किए, जिसके पीछे न तो कोई विधिक आधार था न कोई नैतिक आधार था। ऐसे लग रहा था जैसे शहर जनता के लिए नहीं है, जनता शहर के लिए है। जनता रहेगी तो ही शहर रहेंगे। हम लोग फैसला कर लें कि हम जयपुर में नहीं कहीं और रहेंगे तो क्या करेंगे आप इस जमीन का?
जनता है तो ही शहर है। इसलिए आदरणीय हमारे जो मंत्री जी हैं, स्वायत्त शासन मंत्री जी हरलाल सिंह जी खर्रा, झाबर सिंह जी खर्रा, हरलाल सिंह जी के योग्य पुत्र, उनसे बात हुई है। मुख्य सचिव महोदय से बात हुई है। ये कमेटी बनेगी जल्दी से जल्दी और उसके आधार पर फैसला होगा। उधर दौसा और जयपुर के लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। नेशनल हाईवे 21 पर अब सफर और भी ज्यादा सुरक्षित होगा, आसान होगा, क्योंकि हाईवे को जीरो एक्सीडेंट जोन बनाने के लिए बड़ा फैसला किया गया। आपको बता दें कि नेशनल हाईवे 21 पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए 9 ब्लैक स्पॉट पर फ्लाईओवर बनाए जाएंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इन फ्लाईओवर्स को मंजूरी दे दी है। इनमें से 6 फ्लाईओवर दौसा जिले में, 3 जयपुर जिले में बनाए जाएंगे। दौसा में बालाजी मोड़, मानपुर चौराहा, जीरोता कट, दौसा बाईपास, कलेक्ट्रेट चौराहा और पुलिस लाइन चौराहा पर फ्लाईओवर बनेंगे। तो वहीं जयपुर जिले में बांसको फाटक, बस्सी चक और कानोता बस स्टैंड पर फ्लाईओवर बनाया जाएगा, जिसके लिए कुल निर्माण की राशि 286 करोड़ 26 लाख रुपए की स्वीकृत की गई है। तो राजस्थान में आज से गर्मी तेज होने लगेगी और अगले 3-4 दिनों तक राज्य के आधे से ज्यादा जिलों में हीट वेव चलने और तेज गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार गर्मी अप्रैल में भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है। यह खास रिपोर्ट देखिए। हीट वेव की मार, अप्रैल में गर्मी अपार। लू सताएगी, पारा जाएगा 45 के पार। पिछले साल की गर्मी की चुभन आपको याद ही होगी, लेकिन इस बार गर्मी और भी जीना मुहाल कर सकती है। मार्च महीने के आखिरी हफ्तों में गर्मी से हल्की राहत तो मिली थी, लेकिन अब अप्रैल में गर्मी से राहत की उम्मीद जरा भी नहीं है। राजस्थान में अगले 3 से 4 दिन आधे से ज्यादा जिलों में हीट वेव चलने और तेज गर्मी पड़ने की आशंका है, जो 8 अप्रैल तक जारी रहेगी। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में राजस्थान में हीट वेव यानी लू की चेतावनी दी है। मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक बाड़मेर, जैसलमेर क्षेत्र के अंदर जिस हिसाब से पारा 42 के पार जा रहा है, इसमें 2-3 डिग्री का और इजाफा देखने को मिलेगा। पिछले कुछ दिनों में टेम्परेचर के अंदर अगर आप देखेंगे तो 2 से 5 डिग्री का इजाफा दर्ज किया गया है प्रदेश के अंदर, और सामान्य से 4 से 6 डिग्री तक ये टेम्परेचर अभी ज्यादा है, जितना अमूमन अप्रैल में हुआ करता है। हीट वेव के जो पूर्वानुमान लगाए गए हैं उसके मुताबिक मौसम विभाग ने चेताया है कि आगामी 1 हफ्ते तक प्रदेश के अंदर मौसम पूरी तरह से शुष्क रहने वाला है। प्रदेश में तापमान में दिनों दिन बढ़ोतरी हो रही है। शुक्रवार को प्रदेश के 6 जिलों का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े को छू गया। बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ और कोटा में तो 41 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर निकल गया। पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर शुक्रवार को सबसे गर्म रहा। बाड़मेर में दिन का तापमान 42.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो इस सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं मौसम विभाग की माने तो पाकिस्तान राजस्थान की सीमा पर एक एंटी साइक्लोन बनने और उसके असर से पश्चिमी हवाओं का प्रभाव बढ़ने के कारण अचानक गर्मी तेज होगी, जिसका असर राजस्थान के आधे से ज्यादा जिलों में होगा। और जालोर, जोधपुर, बाड़मेर, चित्तौड़गढ़, कोटा जिले में पारा 45 के करीब भी पहुंच सकता है। पश्चिमी विक्षोभ की वजह से, दूसरे कारणों की वजह से हवा में नमी थी, ठंडक थी, कई जगह हल्की बारिश और ओले दर्ज किए गए थे। लेकिन अब ग्रीष्मकाल के हिसाब से देखा जाए तो जो मौसम है वो पूरी तरह से तब्दीली अपने आप में करेगा, और जो राजस्थान का मिजाज है लू का, हीट वेव का, वो नज़ारे अब देखने को मिलेंगे। मौसम विभाग ने सोमवार 7 अप्रैल को बारां, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, डूंगरपुर, झालावाड़, करौली, कोटा, प्रतापगढ़, सवाई माधोपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जालोर, जोधपुर, पाली और गंगानगर में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। अप्रैल महीने में ही गर्मी का ये हाल है तो मई जून आते आते तो गर्मी सारे रिकॉर्ड तोड़ सकती है। ऐसे में भीषण गर्मी और लू को लेकर सभी को सावधानी बरतने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।